तो आज के वीडियो में सोलो लेवलिंग सीजन 5 के एपिसोड 6 को एक्सप्लेन करने वाला हूं। उससे पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था कुणाल ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था मिस्टर गो गुनही को, जिनकी बॉडी अब पूरी तरह से हील हो चुका है। तो अब अगले एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं एंटरिस को, जो सबसे पहले पैदा हुआ मोनार्क और सबसे ताकतवर मोनार्क भी है। और फिर एक दिन वो अपने 10 मिलियन सोल्जर के साथ अर्थ पर अटैक करने के लिए जाने वाला था, जो डायमेंशन के अंदर छुपे हुए थे। लेकिन जब वो उठा तब वो एक इंसान के शरीर के अंदर था और ये बॉडी होता है संग जिन्बू का। एंटरिस जिन्बू के बॉडी पर चोट के निशान को देखकर समझ जाता है कि ये बंदा हर बार मौत के करीब जाकर बच जाता है, लेकिन फिर भी इसने हार नहीं मानी और हंटर के रूप में काम करता रहा क्योंकि उसकी माँ बीमार है। और गाइज हमें यही बताया जा रहा है कि अगर एंटरिस जिन्बू के बॉडी में होता तो क्या होता। जो भी हो, सडनली जिन्बू का फोन बजता है। जिन्बू कॉल को रिसीव करके कहता है कौन है। तो फोन के दूसरी तरफ से एक लड़की जिन्बू पर भड़कना शुरू कर देती है कि डंजन में रेड करने का टाइम हो चुका है, तुम अभी तक कहाँ पर हो। और ये सुनने के बाद जिन्बू तो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसके अंदर मौजूद है एंटरिस एंड जिन्बू का उसके बॉडी पर कोई भी कंट्रोल नहीं है। और फिर एंटरिस अपने पावर का इस्तेमाल करके उस लड़की को ढूंढ लेता है जो उस पर अभी भड़क रही थी। वो कहता है मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। इस लड़की को तो कुछ भी समझ नहीं आती कि ये लड़का बोल क्या रहा है। और अगले ही पल हम देखते हैं जिन्बू को, बेसिकली एंटरिस को, जो इस लड़की के पीछे आता है और उसकी कंधे पर हाथ रख के कहता है क्या मैं अभी भी लेट हूँ। ये लड़की तो बहुत ही ज्यादा डरी हुई थी। वो कहती है बिल्कुल नहीं सर। और गाइज यहाँ पर हमें सोलो लेवलिंग के सीजन 1 के एपिसोड 1 को दिखाया जाता है, लेकिन फर्क बस इतना है कि इस बार जिन्बू के बॉडी के अंदर एंटरिस मौजूद है, जिस वजह से उसके बिहेवियर में काफी ज्यादा बदलाव दिखाई देता है। और तो और वो डंजन के अंदर एंटर करने के बाद सभी मॉन्स्टर को अकेला ही मार देता है एंड डबल डंजन के अंदर जाकर सभी स्टैचू को एंटरिस अकेला ही हैंडल कर रहा होता है क्योंकि आखिरकार वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मोनार्क जो है। इसके बाद आर्किटेक्ट भी जाग जाता है, लेकिन एंटरिस उसे भी मार देता है एंड देन सडनली जिन्बू का आँख खोलता है और वो अपने बेड पर होता है। यानी जिन्बू ये सब कुछ सपने में देख रहा था। और गाइस तुम लोग इसे ऐसे ले सकते हो कि अगर एंटरिस जिन्बू के बॉडी के अंदर होता तो सीन कुछ अलग ही होता। जो भी हो, इसके बाद सीन चेंज होता है। हम देखते हैं पुलिस स्टेशन का सीन, जहाँ पर एक न्यू इन्वेस्टिगेटर रिक्रूट हुआ है जिसका नाम है ऑफिसर ली साई हुआन। और इसी दौरान हमें एक और इन्वेस्टिगेटर के बारे में बताया जाता है जिसे सभी पैंथम कहते हैं क्योंकि वो हर किसी क्रिमिनल को बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है एंड वो पुराने केसेस को भी सॉल्व करता है और उसका अरेस्ट रेट है 200%। और ये सभी बातें अब पुलिस वालों के लिए आग की तरह फैल रही है। जो भी हो, इसके बाद हम एक ऑफिसर को देखते हैं जो ली के पास आता है और बोलता है क्या तुम वही न्यू लड़के हो जो आज ज्वाइन हुआ है। ली उन्हें सैल्यूट करते हुए कहता है यस सर, मैं वही हूँ। इस पर ये ऑफिसर कहता है इतना डर कर मत बोलो, हमें अपने फैमिली की तरह ही समझो। और वो उसे एक कॉफी भी देता है। ली इसके लिए उन्हें शुक्रिया भी कहता है। और फिर ली कॉफी पीते हुए अपने सामने वाले ऑफिसर से कहता है मैं अभी स्क्वाड लीडर से बात करने गया तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं किसी इन्वेस्टिगेटर संघ के साथ मिलकर काम करूंगा। इस पर ये ऑफिसर कहता है अच्छा, तो तुम्हारा मतलब वो पैंथम के साथ। इसे सुनकर तो ली काफी ज्यादा शॉक होता है। ये ऑफिसर कहता है हमने उसका ये निकनेम इसलिए रखा क्योंकि वो एक आता जाता घोस्ट की तरह है, बट किसी तरह दूसरे स्टेशन के ऑफिसर ने भी उसे इसी नाम से पहचानना शुरू कर दिया एंड आई एम श्योर तुमने भी ये नाम सुना ही होगा। और वैसे भी जो कॉफी मैंने अभी तुम्हें दी थी वो उसके लिए था। और तभी इधर जिन्बू भी आ जाता है एंड ये ऑफिसर कहता है देखो शैतान का नाम लिया और शैतान हाजिर। और फिर ये ऑफिसर जिन्बू से पूछता है क्या तुम कॉल के लिए बाहर जा रहे हो। इस पर जिन्बू बोलता है अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, और क्या ये हमारा न्यू रिक्रूट है। ऑफिसर जवाब देता है हाँ तुमने सही कहा, इसका नाम है ली साई हुआन। और फिर जिन्बू अपना हाथ ली के गले पर डालता है और उसे कहीं पर ले जा रहा होता है। लेकिन ली जिन्बू को देखकर मन में सोचता है क्या ये गुस्से में तो नहीं है क्योंकि मैंने उनका कॉफी पी लिया। और फिर वो जिन्बू से पूछता है हम कहाँ पर जा रहे हैं, बट जिन्बू उल्टा उससे पूछता है तुम पुलिस ऑफिसर किस लिए बने हो। इस पर ली जवाब देता है क्योंकि मुझे बुरे लोगों को पकड़ना था। जिन्बू बोलता है एग्जैक्टली, हम अभी वही करने जा रहे हैं क्योंकि मैं भी वही चाहता हूँ जो तुम चाहते हो, इसलिए तो मैं भी एक पुलिस ऑफिसर बना। उसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं क्रिमिनल अफेयर डिवीजन के रूम को, जहाँ पर काम करते करते ली की हालत काफी ज्यादा खराब हो रखा है। दूसरी तरफ जिन्बू अपने मन में कहता है उसने कहा कि उसे आर्म रॉबर को पकड़ने का एक्सपीरियंस है, इसलिए उसे ट्रेनिंग देना काफी मजेदार होगा। साइड से इग्रिस कहता है माय लॉर्ड, मैं सजेस्ट करूंगा ये काम आप आपके लॉयल सोल्जर पर छोड़ दीजिए। जो भी हो, सडनली जिन्बू का नजर सामने एक औरत पर पड़ती है जो एक इन्वेस्टिगेटर से कहती है प्लीज मेरी बात सुनिए, जीनी ऐसी लड़की नहीं है जो अपनी जान खुद ले ले। बट वो इन्वेस्टिगेटर जवाब देता है देखिए मैं समझता हूँ कि आप कैसा
जैसा महसूस कर रहा है, लेकिन मैंने आपको पहले ही डिटेल्स में बता दिया कि सभी एविडेंस उसी की तरफ इशारा कर रहा है कि ये एक सुसाइड है। और जब इस चीज को लेकर इन दोनों के बीच बहस चल रहा था तभी यहाँ पर जिन्बू आ जाता है। जिन्बू आकर कहता है क्या मैं इस केस को एक बार देख सकता हूँ, और अब जिन्बू इस केस को पढ़ना शुरू कर देता है। और ये ऑफिसर कहता है इन्वेस्टिगेटर संग, मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे एक्सीडेंट स्पॉट पर नहीं ले जाओगे। एंड अब हमें इस केस के बारे में डिटेल्स में बताया जाता है कि एक लड़की जो बाथरूम में गिरकर मर गई। मौत की वजह थी ज्यादा चोट और ज्यादा खून का बहना, मगर अच्छे से जांच करने के बाद पता चला कि वहाँ पर एक चाकू भी थी जिसे हाथ के कलाई कटने के लिए इस्तेमाल किया गया है, और चाकू पर सिर्फ उस लड़की की ही फिंगरप्रिंट मिला है। मतलब उसने सुसाइड किया होगा, क्योंकि वो लड़की बाहर से बहुत खुश रहती थी लेकिन असल में वो बहुत ही दुखी और डिप्रेशन में थी। इस पूरे रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जिन्बू कहता है देखकर लग रहा है कि ये रिपोर्ट सही है, लेकिन जो भी हो मैं एक बार फिर से इस केस की जांच करना चाहूँगा। उसके बाद सीन चेंज होता है, हम देखते हैं रात का सीन और उस अपार्टमेंट को भी जहाँ पर ये लड़की मरी थी। एंड यहाँ पर एंट्री होता है संग जिन्बू का, जो उस लड़की की बाथटब में जाता है जहाँ पर अभी भी खून लगा हुआ था। और फिर जिन्बू बोलता है अराइज, जिससे ये होता है कि जो लड़की मरी थी यहाँ पर उसकी शैडो एक्सट्रैक्ट हो जाती है। यानी गाइस जिन्बू को पहले लाशों की जरूरत पड़ती थी शैडो एक्सट्रैक्ट करने के लिए, लेकिन अब किसी की खून से भी वो शैडो एक्सट्रैक्ट कर सकता है। जो भी हो, शैडो बनने के बाद ये लड़की तो बहुत ही डरी हुई थी। जिन्बू बोलता है तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, अभी तुम लाइफ और पेन से बहुत दूर आ चुकी हो। और अब जिन्बू उससे मेन बात पूछता है क्या तुमने अपनी जान खुद ले ली थी। ये लड़की जवाब देती है यस। तो जिन्बू पूछता है तुमने ऐसा क्यों किया। बट जैसे ही ये लड़की बताने वाली थी कि उसने सुसाइड क्यों किया है, तभी यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें अभी तक नहीं दिखाया गया कि उस लड़की ने जिन्बू को क्या बताया। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं एक आदमी को जिसके घर में संग जिन्बू आया हुआ होता है, और जिन्बू इस आदमी से उसकी बेटी के केस में बात करने के लिए आया है। एंड ये उसी लड़की का फादर है जिसने सुसाइड किया है। इसके बाद हम देखते हैं एक कैफे का सीन जहाँ पर जिन्बू उस लड़की के फादर के साथ बैठा हुआ था, और अब जिन्बू उससे पूछता है आपकी बेटी का बिहेवियर कैसा था। इस पर ये बंदा कहता है मैं समझा नहीं। तो जिन्बू बोलता है आपकी बेटी का कोई दुश्मन या किसी के साथ लड़ाई तो नहीं हुई थी। ये बंदा कहता है नहीं, वो ऐसी लड़की नहीं थी, वो बहुत ही दयालु और मेहनती लड़की थी जो हर किसी का भला चाहती थी। और फिर ये बंदा कहता है मुझे माफ करना इन्वेस्टिगेटर, मुझे अभी भी यकीन नहीं हो रहा है कि मेरी बेटी मुझे इस तरह से छोड़कर चली गई। एंड ये बंदा जिन्बू के सामने झूठी आंसू बहाने लग जाता है कि मेरी बेटी के साथ मेरा कोई बायोलॉजिकल रिश्ता तो नहीं था, फिर भी मैं उसे अपनी असली बेटी की तरह पाल रहा था। काश वो मुझे बता देती कि उसके लाइफ में क्या चल रहा है, तो शायद आज वो जिंदा होती। और गाइज मैं यहाँ पर झूठी आंसू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जिन्बू उसे एक रिकॉर्डर देके कहता है तुम्हें इस ऑडियो को एक बार सुनना चाहिए। और हमें पता चलता है कि ये जो बंदा है वो अपनी बेटी को बचपन से ही एब्यूज करता था, और जब उसकी बेटी घर से भाग गई तो ये बंदा उसके साथ कांटेक्ट करके उसे घर वापस ले आता था और फिर से वही बुरी चीजें करता था। और इन सब से हार मान के उसने मरने का फैसला किया और सुसाइड कर लिया। इसे सुनने के बाद ये बंदा तो बहुत ही गुस्से में कहता है तुम्हें मुझे क्यों सुना रहे हो, तुम्हें मुझे पकड़ना था तो तुम्हें अपने साथ कुछ और ऑफिसर को बुलाना चाहिए था और मुझे हथकड़ी लगाना चाहिए था। इस पर जिन्बू बोलता है मैं तुम्हें 2 ऑप्शन देता हूँ। ये बंदा कहता है 2 ऑप्शन। जिन्बू बोलता है पहला ये है कि जो तूने ये सब किया है वो चुपचाप से मान ले और मेरे साथ पुलिस स्टेशन में जाके कॉन्फेस कर ले। ये बंदा बोलता है दूसरा ऑप्शन क्या है। तो जिन्बू कहता है दूसरा ये है कि जो तूने कांड किया है उसकी कीमत तुझे चुकानी होगी। इस पर ये बंदा एक डरावनी स्माइल के साथ कहता है मुझे तुम्हें कितना देना होगा। जिन्बू थोड़ा मुस्कुरा के कहता है इतना काफी होगा मेरे लिए। और अगले ही पल जिन्बू उस आदमी को बहुत ही गुस्से से कहता है ध्यान से मेरी बात को सुन, जिस जगह पर तू अभी बैठा हुआ है ये वो दुनिया नहीं है जहाँ पर तू रहता था। ये एक अलग दुनिया है जिसे मैंने कुछ टाइम के लिए बाहरी दुनिया जैसा दिखने के लिए बनाया है। द लैंड ऑफ डेथ, मौत की भूमि, जहाँ पर कोई भी जीवित आत्मा अपने मास्टर के परमिशन के बिना एंटर नहीं कर सकती। ये सब देखकर तो ये बंदा बहुत ही डर जाता है और डर के मारे यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जिन्बू के जो सोल्जर होता है वो सब इसे मार डालता है। एंड लास्ट में वो लड़की जिन्बू के सामने अपीयर होती है जिसे जिन्बू ने कुछ टाइम पहले ही एक्सट्रैक्ट किया था, और ये लड़की जिन्बू को शुक्रिया बोलती है, लेकिन जिन्बू उससे कहता है क्या कोई और चीज़ है जो तुम मुझसे चाहते हो। तो ये लड़की बोलती है अगर आपको ज़्यादा परेशानी ना हो तो क्या मैं आपसे और एक हेल्प मांग सकता हूँ। और इसके बाद सीन चेंज होता है, हम नेक्स्ट डे पुलिस स्टेशन का सीन देखते हैं जहाँ पर जिन्बू उस लड़की के माँ को एक गिफ्ट देता है, जिसे देखकर उस लड़की का माँ कहती है क्या इसे जिनी ने प्रिपेयर किया था। जिन्बू बोलता है इस लेटर पर आपका नाम लिखा है, शायद ये लेटर आपको वो देना चाहती थी, और ये कोई मर्डर केस नहीं है तो ये केस जल्दी ही सॉल्व हो जाएगा। और अब जिन्बू जब यहाँ से जाने वाला था
तब उस लड़की का मॉम जिनबू को शुक्रिया कहती है और इस गिफ्ट बॉक्स को खोलने से पहले वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है। और हम देखते हैं कि इस गिफ्ट बॉक्स के अंदर एक कप है और एक लेटर जिस पर लिखा हुआ था हैप्पी बर्थडे। और उसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। और गाइस मुझे पता है कि ये एपिसोड आप लोगों को बहुत ही बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि ये एपिलॉग चल रहा है, लेकिन बहुत ही जल्दी सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक शुरू होने वाला है जो काफी ज्यादा पीक लेवल का होगा। तो आप लोग कितना एक्साइटेड हो कमेंट में जरूर बताना। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।